हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम ईवीएस में जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी सिस्टम को कहते हैं पारितंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में किया था। तो इकोलॉजी शब्द को दिया किसने था? इसकी को दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। और कब दिया था? 1869 में दिया था। अब बात आती है इकोलॉजी शब्द किस भाषा का है। तो इकोलॉजी जो शब्द है वो है आपका ग्रीक भाषा का। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, एक है आइकोस। आइकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान, तथा लोगोस। लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसका अर्थ हुआ आइकोस प्लस लोगो से बना है क्या? इकोलॉजी। और इसका अर्थ होता है रहने के स्थान का अध्ययन। और इकोलॉजी शब्द है किस भाषा का? ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अब बात आती है कि इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीवों और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम जीवों को और सारे भौतिक जो पर्यावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसका हम अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। अब आगे आता है पारिस्थितिकी तंत्र कि इसका पूरा तंत्र क्या है, ये कैसे बनता है। तो पारिस्थितिकी को दिया था अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में। अब बात आती है पारिस्थितिकी यंत्र को, शब्द को किसने दिया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने 1935 में किया था। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगर आपसे सिंपली पारिस्थितिकी पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, तो वो किसने दिया था? वो दिया था अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में। उसी के साथ तंत्र शब्द जोड़ दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया है? ये दिया है एजी टांसले ने। और कब दिया है? 1935 में। जीव मंडल के सभी संगठनों के समूह को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यानी जीव मंडल में जितने भी संगठक हैं उन सबके ग्रुप को, उस सबके समूह को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अब आगे आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वह यह है कि ये संरचित एवं सुसंगठित तंत्र होता है। इसकी संरचना कैसी है? एक सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है। दूसरी फीचर्स क्या है, इसकी दूसरी विशेषता क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। इनमें उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो हमें प्रकृति ने दी हैं, जो प्रकृति की देन है। वो संसाधन क्या है, इसमें शामिल होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। तीसरी इसकी क्या फीचर, क्या विशेषताएं हैं? तीसरी है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, उसमें ऊर्जा की सुलभता पर क्या करती है? निर्भर करती है। अगर आपसे पूछा जाए किस पर निर्भर करती है? पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है, तो उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है कि ऊर्जा में की कितनी आसानी से प्राप्त की जा रही है। आगे जो इसका फीचर है, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। जिसके भिन्न भिन्न प्रकार हैं वो किसके द्वारा संचालित होते हैं? वो ऊर्जा के द्वारा संचालित होते हैं। आगे आता है कि कैसा तंत्र है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है, खुला है या फिर बंद है। तो ये खुला तंत्र है। आपसे पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, ये एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों, ऊर्जा का सतत निवेश का बहिर्गमन होता रहता है। जैसे हम इनमें इनपुट करते हैं, निवेश करते हैं कंटिन्यू, वैसा ही हमें आउटपुट मिलता रहता है। तो कैसा है? खुला तंत्र है। आगे आ जाते हैं पोषण के स्तर कि इसमें पोषण के कितने स्तर होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रथम पोषण स्तर।
प्रथम पोषण स्तर किसे कहते हैं? उत्पादक को कहते हैं। जो उत्पादक होते हैं, चीज़ों को उत्पाद करते हैं, वो किस में आते हैं? वो प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय पोषण स्तर में कौन से आते हैं? वो आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो द्वितीय स्तर में आते हैं। तृतीय स्तर में द्वितीय उपभोक्ता आते हैं और चौथे स्तर में कौन से आते हैं? तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। तो आपको याद रखना, पोषण के स्तर कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रथम में आएंगे उत्पादक, द्वितीय में आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय में आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और चौथे में आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। अब बात आती है कि उत्पादक क्या होते हैं, प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं और द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पादक कि उत्पादक क्या होते हैं। हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल आते हैं। कि हरे पेड़ पौधे कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे कि शैवाल हो गए, तो ये क्या होते हैं? ये कुछ इसमें जीवाणु आते हैं, कुछ शैवाल आते हैं। तो हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण वो स्वयं करते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। तो ये किस में आएंगे? उत्पादक में आएंगे। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो किस में आते हैं? वो उत्पादक में आते हैं। ये कैसे अपना भोजन बनाते हैं? सूर्य की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वे प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? वो उत्पादक की कैटेगरी में आते हैं। आगे आ जाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकभक्षी कहलाते हैं। कहने का अर्थ है जो केवल शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे हो गया बकरी, खरगोश, ऊंट। तो ये क्या हो गए? ये है हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। अब बात आती है सेकंड उपभोक्ता कौन से होते हैं। सेकंड उपभोक्ता होते हैं ये भोजन के लिए शाकभक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, सेकंड उपभोक्ता में वो आते हैं जो भोजन के लिए पेड़ पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जीव जंतु यानी कि प्राणियों को भी खाते हैं। तो वो किस में आते हैं? वो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें जैसे सांप और भेड़िया। अब आगे बात आती है तृतीयक उपभोक्ता की। तीसरे तरह के उपभोक्ता हम किसे कहेंगे? वे उपभोक्ता जो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे कि बाज, बड़ी शार्क, शेर और बाघ। कहने का मतलब है पेड़ पौधों को भी खाते हैं, अन्य प्राणियों को खाते हैं और उनको खाते हैं जो कि द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहते हैं तृतीय उपभोक्ता। इसके बाद आ जाते हैं अपघटक या मृतजीवी। अपघटक और मृतजीवी हम किसे कहते हैं? ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर रहते हैं। इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं। ये पोषण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? मरे हुए जीवों को यानी कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं? सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और कवक अपघटक या मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण नियम एक रूपवाद का नियम है। आपसे पूछे कैसा नियम है, तो ये कैसा है? एक रूपतावाद का ये कैसा है? ये नियम है। बढ़ते पोषण सत्रों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है कि जैसे कि उत्पादक हुए, उत्पादक को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता को कितनी एनर्जी, जब द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं तो उन्हें कितनी एनर्जी मिलती है? तो उनकी एनर्जी का उन्हें 10% मिलती है। तो इसी का मतलब है कि जैसे जैसे हम बढ़ते पोषण के स्तर बढ़ेंगे तो ऊर्जा का क्या होता रहेगा? उसमें से क्षय होता रहेगा, यानी कि ह्रास होता रहेगा, उसमें कमी आती रहेगी। सारी की सारी ऊर्जा उन्हें नहीं मिल पाती है। प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों
को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितनी होती है? 10% की। आपसे पूछा जाए कि कितने प्रतिशत की होती है, तो 10% की होती है। कि जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सबसे पहले होते हैं हमारे उत्पादक पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों को किसने खाया? बकरी ने। तो बकरी को पेड़ पौधे की कितनी एनर्जी मिली? 10%। तो जितना बकरी के पास एनर्जी है, तो जब बकरी को कौन खाएगा, यानी कि सांप या भेड़िया कोई और खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता उसका उपभोग करेगा, तो उसे उसकी कितनी एनर्जी मिलेगी? तो उसे उसकी 10% एनर्जी मिलेगी। तो पोषण के स्तर में क्या होता है? ऊर्जा की कमी आती रहती है। तो इसे ही ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा के 10% का नियम कहते हैं। किसे? इसी को जैसे कि जैसे पोषण के स्तर बढ़ते हैं तो उसमें ऊर्जा की कमी आती रहती है। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।